लेट्स स्टार्ट विथ पावर। तो पावर क्या होता है, पहला क्वेश्चन। सो इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है ये? रेट ऑफ डूइंग वर्क। या तो कोई बोले कि ऐसे नहीं मजा आया तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर इज व्हाट? तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना वर्क हो रहा है वो क्या है? पावर है। कोई 1 घंटे में 10 कपड़े धो देता है और कोई 1 घंटे में 30 कपड़े धो देता है, तो 30 वाले का पावर ज़्यादा हुआ। वो तो ओके, ये तो जस्ट बता रहा हूँ, आपको फील दे रहा हूँ, अपने ऐसा कपड़े वपड़े धोने का काम नहीं करना है। और सर मैं 40 धो देती हूँ हाँ भाई, अच्छी बात है। चलो अपने यहाँ एक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई लेट्स सपोज डी डब्ल्यू जितना वर्क डन हो रहा है। ओके, कुछ वर्क डन हो रहा है, सर्टेन वर्क डन डी डब्ल्यू अमाउंट, उसके लिए वो टाइम लेता है डेल्टा टी। तो हमें तो किसके लिए चाहिए? यूनिट टाइम के लिए चाहिए। तो जो चाहिए वो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे वर्क डन और यहाँ लिखेंगे टाइम। डेल्टा टी टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है? डेल्टा डब्ल्यू। तो यूनिट टाइम में क्वेश्चन मार्क। तो यूनिट टाइम में जो वर्क डन हो वही क्या हो? पावर। तो इसके हिसाब से पावर पी कैन बी डिफाइन एज, उसका उल्टा हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा। अब यहाँ पे जो पावर आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एवरेज पावर मिलेगा। कैसा मिलेगा? अंडरस्टूड है ना? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एवरेज एक्सलरेशन बोलते थे ना। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को इंस्टंटेनियस पावर चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा टी टेंस टू, कितना गहरा नॉलेज है, देखो नॉलेज की गहराई। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या रख देंगे? चलो रख दिया। तो ऐसा है, रखने से डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। तो इंस्टंटेनियस पावर पी कैन बी रिटर्न एज डी डब्ल्यू डिवाइड बाय, मतलब वर्क डन का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो आप, यू विल गेट पावर। चलो डन है। अब आगे जाते हैं। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2, ये एक पावर नई क्वांटिटी है, तो ये स्केलर होगी या वेक्टर? So it is a scalar quantity. It is absolutely depends on a scalar things. Work done scalar, time scalar, power भी क्या होगा? scalar. तो लिख देते हैं power is a scalar quantity, या तो सिंपल लिख देता हूँ। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा? ऐसा यूनिट। तो आप देख सकते हो ऊपर वर्क डन है, नीचे टाइम। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? तो जूल पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था? स्टीम इंजन। सो इन मेमोरी ऑफ जेम्स वॉट, जो वर्क के यूनिट को वॉट भी बोला जाता है। दैट्स मीन 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। तो ऑलवेज जहाँ कहीं पे भी फिजिक्स में पावर आएगा, यू विल सी द यूनिट इज वॉट। कैसा है ये? वॉट। कोई दिक्कत वाली बात? इजी इजी बातें कर रहा हूँ। ओके, उससे और एक बात, क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वॉट पावर? 1 वॉट पावर क्या होता है? तो 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन होता हो, है ना? और उससे गहरा क्वेश्चन, 1 जूल वर्क डन क्या होता है? चलो इसका आंसर दे, उससे पहले अपने एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल वर्क डन? 1 जूल वर्क डन किसको बोलेंगे? तो सॉल्यूशन W इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डी, एंगल 0। तो फोर्स अपना 1 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो? तो न्यूटन इंटू मीटर। 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर डिस्प्लेस हो, तो वर्क कितना डन हुआ? 1 जूल। मतलब आपके पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आप 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और वो डिस्प्लेस कितना कर रहा है? 1 मीटर। तो आपने 1 जूल वर्क किया। ये तो हुई थियोरेटिकल बात। प्रैक्टिकली 1 जूल कितना होगा? ओके, यहाँ पे प्रैक्टिकली बात समझ में आ गई है ना? ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, फोर्स कितना? 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना?
1 मीटर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ब्लॉक। तो ये वाले सिनारियो में आपने जो वर्क डन किया वो 1 जूल है। लेकिन कोई पूछे कि प्रैक्टिकली 1 जूल कितना होगा, कोई बता सकता है? बता सकते हैं ऐसे ही, जस्ट फॉर योर नॉलेज। प्रैक्टिकली 1 जूल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा कहीं पूछेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हमें फील है 1 जूल कितना होगा, ये तो नंबर है ना। लेकिन अब कि मैं ऐसा कितनी मेहनत करूँ तो 1 जूल होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो, मेरे पास एक 100 ग्राम का पत्थर है। कितने ग्राम का? आपको मिल सकता है मार्केट में। ना ना सर, गार्डन में या कहीं रोड से ढूंढने चले जाओ और वेट करके 100 ग्राम ले लो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपने कितना मानते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो उसको पकड़ के मैं कितने हाइट पे ले गया, तो वर्क डन कितना होगा? mgh। मास कितना है? 100 ग्राम, तो केजी में कितना होगा? तो मास है 0.1, जी है 10 और एच है, तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 जूल। मतलब 100 ग्राम के पत्थर को 1 मीटर उठाने में आपको जो दर्द सहन करना पड़ता है वो 1 जूल है। बहुत ज़्यादा नहीं है, इजी है। समझ में आ रही है बातें? चलो, बहुत अच्छी बातें हैं। तो चलो भाई, ओके, हमारा क्वेश्चन जहाँ था वहाँ फिर से वापस आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वॉट, है ना। वो क्वेश्चन वही था कि 1 वॉट क्या होता है। तो पावर का इक्वेशन क्या है? W डिवाइड बाय टी। मतलब 1 जूल 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? अगर मान लो मैं W अगर 1 ले लूँ, 1 जूल, और टाइम भी क्या ले लूँ? 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में मैं वर्क डन भी कितना कर रहा हूँ? 1 जूल। तो मेरा पावर कितना है भाई? 1 वॉट। मतलब आप 1 सेकंड में 100 ग्राम के पत्थर को ज़मीन से 1 मीटर ऊपर उठाकर लेकर आते हो, तो आपका पावर कितना है? 1 वॉट। फील आ रही है? फील आ रही है ना? विदाउट, ओके, वो बातें अभी नहीं करनी है। अभी ऐसे छोटे मोटी लेवल पे याद रखो, कुछ कंडीशन है उसको ले जाने की, वो हम ग्रेविटेशनल चैप्टर सीखेंगे, है ना। उसके अंदर हम और डिटेलिंग में सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर से सीखेंगे, और आपको मज़ा आ जाएगा तब। अभी भी आ ही रहा है, लेकिन अभी जो लूप होल है वो आप देख नहीं रहे हो, नहीं दिखेंगे, मैं बताऊंगा। अभी सब बरोबर है, चलने दो भाई, है ना। जैसे जैसे देखो, अभी ऐसा नहीं होता है, वेब सीरीज होती है, पूरा पार्ट खत्म हो जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम इग्नोर मारते हैं, और सेकंड पार्ट में वो बाहर आता है, वो ये तो वहाँ से आया था। मज़ा आता है ना तब। तब मज़ा नहीं आता है, एकदम सस्पेंस। वो अपने ये अभी वो स्त्री 2 मूवी अभी थी, उसमें वो कैसे कैसे सस्पेंस है, वो अक्षय कुमार को ला दिया, फिर वो वरुण धवन को ला दिया, मज़ा आता है ऐसे। तो ऐसे ही आपको मैं मज़ा दिलाना चाहता हूँ। अपनी ये फिजिक्स की वेब सीरीज में कंटाला नहीं आएगा। चलो तो भाई, 1 वॉट का ये हो गया आपका। अब उसके अंदर ऐसा हो कि पावर के डिफरेंट यूनिट मार्केट में चलते हैं, बरोबर। डिफरेंस यूनिट्स ऑफ पावर। तो भाई देखो, पहले आता है 1 kW। 1 kW का मीनिंग क्या होगा? 10⁻³ वॉट। फिर आता है 1 MW, ये कितना होता है? 10⁻6 वॉट। फिर एक आता है 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कितने, गाड़ी का इंजन कितने पावर का है? 2000 हॉर्स पावर्स, 1000 हॉर्स पावर्स। आज भी ऐसा ही चलता है। ये एक ब्रिटिश यूनिट सिस्टम है, ओके। और उसके अकॉर्डिंग 1 हॉर्स पावर्स होता है 746 वॉट। कितना होता है? याद रखना है, सिंपल। इट इज़, यू कैन ऑल्सो से दैट लार्जर यूनिट ऑफ पावर। वन हॉर्स पावर तो 1 ही है, लेकिन उसमें कितने? 746 वॉट है। दूसरा एक आता है 1 kWh, जिसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल पावर या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये यूज होता है। वास्तव में पावर के टर्म में एनर्जी है ये। पावर के टर्म में क्या है? बात
इसको थोड़ा और गहराई से समझो और फिर समझ में आएगा। पावर क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय, तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, बरोबर है। मतलब पावर मल्टीप्लाई बाय आवर्स क्या होगा? एनर्जी। तो ये के डब्ल्यू क्या है? पावर, और आवर्स क्या है? टाइम। तो वो क्या है? आपका एनर्जी का यूनिट बना रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करेंगे, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं। चलो तो डिफाइन करते। पावर कितना है भाई यहाँ पे? 1 के, है ना? कितना है? 1 किलोवाट। और टाइम कितना है? 1 आवर्स। चलो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, 1 किलोवाट पावर है और टाइम कितना है? 1 आवर्स। और एनर्जी हम जब लिखते हैं तो वो जूल में लिखते हैं, और जूल एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट के अंदर टाइम किस में चाहिए? सेकंड में। तो 1 kW मतलब ये कितना होगा? 10⁻³ आया ना? और 1 आवर्स में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड, यहाँ से आप देख सकते हो पावर का यूनिट क्या है? वॉट। और टाइम का यूनिट क्या है? तो वॉट इंटू सेकंड क्या होगा? जूल होगा। तो यहाँ से 10⁻³ एंड 3600, तो इसका हम लिख सकते हैं 3.6, ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट, 10⁻6 वॉट इंटू सेकंड ऐसा होगा। एंड वॉट इंटू सेकंड क्या लिख सकते हैं? जूल। दैट्स मीन ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किसके इक्वल टू? 1 kWh के इक्वल टू। डन है? 3.6 इंटू 10⁻, डन है। एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। सो गाइज, ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 यूनिट। जो अपने घर पे जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है। 250 यूनिट, 200 यूनिट। तो उसमें 1 यूनिट आपने अगर एनर्जी, 1 यूनिट एनर्जी यूज़ की, मतलब इतना जूल एनर्जी आपने यूज़ की है, बरोबर है। अपने एसी भी लिखा होता है 1.5 टन, है ना? 1.5 टन वो एसी का पावर है। क्या है? ओके, उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 टन का मीनिंग क्या है, कि वो 1 घंटे में 1.5 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। हाँ, यूनिट। 1 घंटे में कितना यूनिट एनर्जी यूज करेगा? 1.5 इन जनरल, है ना? फिर वो स्टार बार वो रेटिंग आते हैं, वो अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। वो आपने देखा है ना, 3 स्टार एसी, 4 स्टार एसी। तो वो क्या है? वो ऐसा ही नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है, एक साइंटिफिक टर्म्स है वो। ओके, तो वो अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलो जा सकते हैं आगे भाई, याद रहेगा अपने को। ओके, तो पावर के डिफरेंस यूनिट हो गए, पावर ये हो गया। चलो और आगे और थोड़ी बातें करते हैं। जैसे तो हमने लिख दिया कि इंस्टेंटेनियस पावर होता है dW डिवाइड बाय, ओके, और वर्क डन क्या होता है भाई? F डॉट, अगर मैं इन जनरल लिखने जाऊँ तो dr लिख सकता हूँ। अगर वेरिएबल फोर्स हो, कौन सा फोर्स हो? वेरिएबल, तो dW इज इक्वल टू F डॉट dr। F फोर्स, dr इज इन जनरल डिस्प्लेसमेंट इन अ स्पेस। सिर्फ x एक्सिस का होता तो dx लिखता, लेकिन स्पेस में क्या लिखेंगे? dr। सो दिस इज dW, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ। और dW इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैन आई पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन? यस, लिख देते हैं। तो d बाई डी टी एज इट इज dW की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F डॉट dr। चलो ऐसा रखता हूँ आपके लिए अभी नॉर्मलाइज वर्जन। W इज इक्वल टू F डॉट dr। तो d बाई डी टी, डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा? अरे यार, टेक्निकल ग्लिच। चलो डन है। अब यहाँ पे, अब ऐसा भी हो गया है। हरे कृष्णा। चलो अब सही है, कोई दिक्कत? अब देखो, ये वाला जो वर्क डन है, डिस्प्लेसमेंट dr, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स कांस्टेंट होता है। थियरी अभी अपने अभी बहुत बार किया है ना। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स कैसा माना जाएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो फोर्स वेक्टर बाहर आ जाएगा, और अंदर रहेगा dr बाय पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके सामने, F डॉट V। क्या आ गया? मतलब
पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, अगेन इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, है ना, फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन दोनों का डॉट से क्या मिला, स्केलर। तो पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा थोड़ा नॉर्मल दिमाग लगाने जाओ, सादा गणित ऐसा बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको टाइम से डिवाइड करो तो वो क्या हो जाता है, वो पावर, एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, लेकिन वो 9th का मैथ्स हुआ। अपने को डॉट भी डालना है ना भाई, ऐसा थोड़ी बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन कोई छोटे बच्चे को बताना हो तो बता सकते हैं, डन है। तो ये भी उसका इक्वेशन, यहाँ से आप यूनिट क्या लिख सकते हो, फोर्स का न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर, वो इन जनरलाइज यूनिट कहीं ना कहीं घूम फिर के सेम ही आता है, डन है। यही तो है यूनिट्स की खासियत, है ना, कि आप कोई भी सिस्टम में जाओ उसका यूनिट बदलता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर। कोई डाउट? इजी है, सारे इक्वेशन याद करो, सारे लॉजिक्स और कंसेप्ट लगाओ और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन। लेट्स स्टार्ट। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कोलिजन। कोलिजन मतलब दो जब ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो क्या क्या होगा, तो सर बहुत सब कुछ हो सकता है, बरोबर ना, लेकिन अपने यहाँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे, बरोबर है। चलो, तो आपने एक वीडियो ऐसे देखा होगा, चलो थोड़ा एक छोटा सा वीडियो अगर मिले यूट्यूब पे तो सर्च करके देखते हैं, फिर डिस्कशन करते तो शायद अपने को थोड़ा और मज़ा आएगा। ये आपने देखा होगा बहुत बार कैरम खेलते हुए भी, अपने एक बार देखेंगे, बताओ बताओ। देखो ये बॉल को वेलोसिटी देगा और यहाँ इसको स्ट्राइक करेगा, क्या होगा वो देखना, ये रुक गया और वो चलने लगा। एक बॉल आ रही थी और जैसे ही कोलिजन हुआ, टकराई, वो रुक गई और दूसरी चलने लग गई सेम वेलोसिटी से। सो ये परफेक्ट एग्जांपल है, जब दो सेम मास की बॉडीज कोलाइड करती है परफेक्टली इलास्टिकली, तो वो अपनी वेलोसिटी से। चलो, तो ये आपने देखा हुआ होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारे बातों, वो सारी जो बातें उसका हम मैथमेटिकली डिस्कशन करना चाहते हैं। मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि देखो ऐसा ही होगा, और फिर देखते हैं ऐसा ही होता है। कोलिजन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कोलिजन का है कि देर इज टू टाइप ऑफ कोलिजन। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, ओके। चलो, कोलिजन का जो पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, जो हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट रहेगा। अभी सिर्फ नाम याद रखो, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन, ओके। बिफोर डिस्कसिंग दिस टू टाइप, कुछ इन जनरल बातें करेंगे। कैसी बातें, कि जब भी दो बॉडी कोलाइड होगी तो ये कुछ चीज़ें वो तो होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहला बात ये कि जो सिस्टम का टोटल एनर्जी है, कैसी एनर्जी, कोई भी हो, चाहे ये हो या कोई भी टाइप का कोलिजन हो, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड होगी, ऑलवेज कंजर्व्ड होगी ही होगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रूल लगेगा ही लगेगा। और दूसरा, उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम, कौन सा, टोटल लीनियर मोमेंटम, ये भी ऑलवेज कंजर्व्ड होगा ही होगा, डन है। तो ये दो चीज़ें कैसी है, जो परमानेंट है, होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कोई भी आईफोन खरीदो तो iOS सिस्टम आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दो कैमरा वाला फ़ोन लिया है या तीन कैमरा वाला फ़ोन लिया है, उससे कैमरे का रिजोल्यूशन आगे पीछे हो सकता है, ऐसी बात है। कोलिजन हुआ तो ये दो चीज़ें, ये दो रूल लग गए। अब जो तीसरा रूल है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि वो इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक। तो अब तीसरा रूल हम नेक्स्ट वाले पेज में करेंगे, और मैं कोलिजन बताऊंगा और उसका रूल मैं वहीं डिफाइन करूंगा। तो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक
कोलिजन। तो जब भी दो बॉडी टकराएगी, अगर वो इलास्टिक कोलिजन है, तो उस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगी, कंजर्व्ड होगी, बरोबर। काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व्ड हो रही है, वो दो तो होगा ही होगा, तीसरा ये भी हो रहा है तो वो इलास्टिक, बरोबर। और काइनेटिक एनर्जी ना हो रही हो तो इन इलास्टिक। सिंपल है, कोई बात बड़ा बात। तो पहले अपने इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करें। चलो, तो हमारा मेन एम क्या है कि दो बॉडी जा रही है, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से टकराएगी, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमारा मेन डिस्कशन है। और उसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं। करें कार्यक्रम स्टार्ट। चलो, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है। ओके, यहाँ पे हम इलास्टिक कोलिजन इन 1D मतलब एक एक्स एक्सिस पे डिस्कस कर रहे हैं, सीधे जाने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं जो एक लाइन में टकराएंगे। तो m1 से जा रहा था और उसी के लाइन में एक दूसरा था और बॉडी, उस बॉडी का मास क्या था भाई, m2 और उसकी वेलोसिटी थी v2। अगर ये दोनों को टकराना है तो ऑब्वियस है कि v1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन v2। v1 की वैल्यू v2 से ज़्यादा होनी, तभी तो ये जाके टकराएगा। सो दिस इज फर्स्ट सिनारियो। एंड आफ्टर कोलिजन दोनों टकरा गए, तो आफ्टर कोलिजन ये m1 जो होगा उसकी स्पीड बदल जाएगी, सही बात है, और m2 की भी स्पीड बदल जाएगी। कितनी होगी वो हमें पता। m1 की मान लो हो गई v1 डैश, v1 से क्या हो गई v1 डैश, और जो m2 था उसकी वेलोसिटी मान लो हो गई v2 डैश। डन है ये। तो ये अपना सिनारियो है। अब हमारा एम क्या है, वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट v1 डैश एंड v2 डैश, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी में क्या चेंज आ गया, कितनी हो गई। डन है। तो ये इलास्टिक कोलिजन है, तो उसमें 3 रूल लगा सकते हैं, लेकिन पहले 2 रूल तो सबके लिए है। पहला रूल कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दूसरा रूल लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर ही जा रहे हैं, तो चलो पहले लीनियर मोमेंटम का रूल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करूँ। चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो, तो कोलिजन होने से पहले ऑब्जेक्ट 1 का मास m1 और वेलोसिटी कितनी थी, और ऑब्जेक्ट 2 का मास m2 और वेलोसिटी कितनी थी। तो ये इनिशियल मोमेंटम हुआ टोटल सिस्टम का। और कोलिजन होने के बाद m1 का वेलोसिटी कितना हो गया v1 डैश, और m2 का वेलोसिटी क्या हो गया। तो ये इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम। कोई दिक्कत। तो ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सन ऑफ ओके काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, 1/2 m वेलोसिटी v1 स्क्वायर, और दूसरे ऑब्जेक्ट की 1/2 m2 m1 v2 स्क्वायर। ओके, यहाँ m1 v1 किया है, चलो डन है। यह सिस्टम का टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और कोलिजन होने के बाद का काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2। डन है भाई, ऐसा होगा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। डन है। अब थोड़ा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल स्टेप चलो लगाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन है, उसमें m1 वाले v1 वाले टर्म साथ में रख देते हैं और v2 वाले साथ में रख देते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 v1 और उसको यहाँ ला देंगे तो -m1 v1 डैश। कोई दिक्कत। इज इक्वल टू
सामने लिख सकते हैं m2v2 डैश, और ये सामने जाएगा तो माइनस m2v2। कोई दिक्कत? m1 दोनों में से क्या निकल जाएगा? यहाँ आएगा v1 माइनस v1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ आएगा v2 डैश माइनस, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर ए। डन है। अब हम आगे जाते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सेम टू सेम टास्क, v1 वाले टर्म एक साइड, v1 m1 वाले टर्म एक साइड, m2 वाले अदर साइड। तो इसको यहाँ ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 m v1 स्क्वायर, और ये यहाँ जाएगा तो माइनस 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ये 1/2 m2 v2 वाले को राइट साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v2। कोई दिक्कत? 1/2 m कॉमन निकल सकता है, वहाँ से m1 वहाँ से m2, तो यहाँ पे हम 1/2 m1 कॉमन निकालेंगे। यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर v1 डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2। ये है अपना इक्वेशन नंबर बी, ये ए और ये बी। अब एक सिंपल मैथमेटिकल स्टेप करते हैं, इक्वेशन नंबर ए डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर बी। ओके, नाउ लेट्स परफॉर्म दिस। इक्वेशन नंबर ए डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर, तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से। तो चलो ए हमारा ये रहा, ए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m1, ओके यहाँ नीचे लिखता हूँ, राइट, जगह थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। m1 v1 माइनस v1 डैश, कोई दिक्कत? और नीचे यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेम टू सेम RHS का लिख सकते हैं। तो RHS में यहाँ क्या है भाई? m2 v2 डैश माइनस, डिवाइड में लिख सकते हैं 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, राइट, v2 डैश स्क्वायर माइनस v2। जो जो कट हो रहा है कट कर सकते हैं, m1 m1 कट, m2 m2, और हाफ हाफ आमने सामने से कट। ऊपर बचा v1 माइनस v1 डैश, तो न्यूमरेटर एज इट इज रखता हूँ v1 माइनस v1 डैश, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है, a प्लस बी a माइनस, लिख सकते हैं v1 प्लस v1 डैश, राइट, एंड v1 माइनस v1 सेम टू सेम वहाँ कर सकते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज v2 डैश माइनस v2, और डिनोमिनेटर में v2 प्लस v2 डैश, राइट, v2 डैश, ओके कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर, तो भी आपको अच्छा लगे वैसा, v2 डैश प्लस v2 डैश माइनस। अब आप देख सकते हो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये और ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से? कोई दिक्कत? और ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ 1/v1 प्लस v1 डैश, यहाँ 1/v2 डैश प्लस, सीधा कर दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेसिप्रोकल ले सकते। तो ये हमारा कंक्लूजन बनेगा कुछ ऐसा गाइस। हाँ, कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी हमारे पास बचा है कि v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2। कोई दिक्कत? ये आ गया सिर्फ मैथमेटिक्स से और कुछ कर रहा। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई बाय m1। हाँ, मल्टीप्लाई बाय मास m1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सी, टू इक्वेशन नंबर सी कर सकते। चलो m1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m1 v2 डैश, एंड एक दूसरा ऑपरेशन करते हैं, एंड एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1, और उसको 1 में ऐड करते हैं। 1 में क्या करते हैं? और 1 हमारा क्या था? लीनियर मोमेंटम था,
m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2, उसमें ऐड कर सकते, तो LHS का LHS में ऐड, RHS का, तो मैं उसके नीचे ही लिख देता हूँ तो अपने को दिक्कत भी ना होए। लीनियर मोमेंटम क्या था, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2, समेशन करना है कर दे, यहाँ इसका समेशन और यहाँ इसका समेशन, तो चलो LHS का होगा m1v1 और m1v1 2 टाइम्स m1v1 डैश प्लस m2 इज इक्वल टू, इस साइड आते हैं m1v2, यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ अलग अलग है तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं m1v2 प्लस m1v2 डैश, यहाँ पे m1v1 डैश प्लस m2v2, डन है। अगर एक डैश गया तो भी ये प्रॉब्लम गई, अगर 2 का 1 हो गया तो भी ये गया, बहुत केयरफुली। चलो यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आती होगी, वो कौन सी है, तो ये है m1v1, ये वाला देखो थोड़ा अलग कलर से, m1v1 डैश एंड m1v1 डैश ऑपोजिट है, तो ये दो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो बचा वो लिख देते हैं 2m1v1 प्लस m2, 2m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, सामने अगर देखने जाए तो क्या बचा, m1v2 डैश m2v2 डैश, ये v2 डैश सेम है तो वहाँ से v2 डैश कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा m1v2 और यहाँ पे मैं v2 डैश कॉमन निकालूँ तो यहाँ बचेगा m1 प्लस, वास्तव में हमारा एम है यहाँ पे डैश वाली वेलोसिटी निकालना, पहले ही बताया था डैश वाले वेलोसिटी निकालने, तो उसको अकेला करेंगे, बाकी सबको एक साइड। आप बहुत ब्यूटीफुली देखो v1 डैश मैंने हटा दिया, इससे सिर्फ v2 डैश ही है, तो v2 डैश को अकेला करो, बाकी सबको एक साइड करो, आपका v2 डैश का इक्वेशन हो जाएगा। तो अब तो मैथमेटिक्स यू ऑल आर मास्टर। चलो चालू करते हैं कार्यक्रम, m1 v2 को इस साइड भेज दे, तो यहाँ ये हो जाएगा 2m1 v1, इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ m2 v2 माइनस m1 v2 इज इक्वल टू v2 डैश m1 प्लस, चलो यहाँ आ जाते, यहाँ v2 डैश v2 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ ऐसा कुछ होगा 2m1 v1 प्लस v2 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू v2 डैश इंटू m1 प्लस, अब हमें v2 डैश चाहिए तो m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन को कर सकते, कर देते, तो यहाँ पे है डायरेक्टली लिखते हैं v2 डैश इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा होगा 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस इंटू बाहर वेलोसिटी कौन सी, वो तो हम जानते हैं इनिशियल फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, प्लस यहाँ पे m2 माइनस m1 और डिवाइड में m1 प्लस इंटू वेलोसिटी, तो ये v1 v2 जानते हो तो आप v2 डैश इतना होगा, ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। क्या है v2 डैश, तो 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू, डन है भाई। चलो ये आपका आ गया v2 डैश, अभी हमारा कौन सा इक्वेशन बाकी बचा, v1 डैश। चलो हमने एक इक्वेशन डिराइव करके रखा है, उसका अगर नाम कुछ नहीं दिया तो दे देते हैं, ये रहा इक्वेशन नंबर सी। देखो सी बहुत खास चीज़ है, आप सब जानते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी, और ये जो इक्वेशन मिला इसको मैं कौन सा नंबर दूं भाई, डी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी एंड डी हम सी के अंदर v2 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, और कुछ करना, सी के अंदर v2 डैश की वैल्यू पुट करना, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, दिखता है देखो थोड़ा। चलो तो वो वाला इक्वेशन लिख देता हूँ, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू,
V2 प्लस V2 डैश की जगह क्या डालूंगा मैं, ये वाला। चलो ये वाला पूरा इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू V1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू, दिक्कत वाली बात कोई? अब हमें क्या चाहिए, V1 डैश चाहिए, इसको सामने भेज दो। सिंपल सी बात है ना, मैं वो दिखता है बड़ा है, V1 डैश मांगता, V1 को सामने भेज देता हूँ भाई, ये लो बात हो गई। तो V1 डैश इज इक्वल टू, ये सामने भेजेंगे तो माइनस V1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे एक V2 है और एक V2 वाला टर्म है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस V1 और फिर ये वाला टर्म इसके बाजू में लिखता हूँ, कोई दिक्कत? प्लस 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस, फिर ये वाला टर्म लिखता हूँ प्लस V2, ये वाला टर्म, और फिर उसके बाजू में V2 वाला टर्म, प्लस V2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू V2। देख लीजिए, V2 को मैंने यहाँ लिखा और ये वाले टर्म को मैंने यहाँ लिखा, डन है, कोई दिक्कत? यहाँ पे सिर्फ V1 एक लिखना भूल गया हूँ, बाकी सब ओके, डन है। अरेंजमेंट समझ में आई? ये यहाँ वो यहाँ और ये वाला भाई यहाँ और ये वाला भाई यहाँ से वहाँ, हा। अब यहाँ से V1 यहाँ से V1 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 कॉमन, V2 V2, चलो तो आ जाओ मार्केट में। तो V1 डैश इज इक्वल टू V1 कॉमन निकालूंगा तो ये पॉजिटिव वाला टर्म और ये नेगेटिव, तो इसको पहले लिख देता हूँ, 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस 1 प्लस, यहाँ से V2 कॉमन निकालो दोनों में से, तो यहाँ प्लस 1 बचेगा और सामने वो, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस, डन है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अब इसका यहाँ से वहाँ हेरा फेरी, एलसीएम आता ही है सबको, चलो तो थोड़ा यहाँ पे ही कर देता हूँ भाई, मज़ा नहीं आएगा, बरोबर ना? नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो कॉपी करने में दिक्कत होगी, चलो बरोबर है सब। तो यहाँ पे इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा V1 एज इट इज, ये ऊपर जाएगा तो 2m1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं V2, ये यहाँ आएगा m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय प्लस m2। एक और स्टेप मांगता, थोड़ा और छोटा कर देता है बरोबर ना? चलो तो यहाँ पे 2m1 में से एक m1 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, m1 माइनस m2, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे m1 माइनस m2 डिवाइड बाय प्लस m2 इंटू V1 प्लस यहाँ पे m1, ओके, माइनस m1 प्लस m1 कैंसल, m2 प्लस m2, 2 टाइम्स m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू, और ये किसका इक्वेशन आ गया आपका, डन है भाई। इसी के साथ कार्यक्रम होता है पूरा। याद कर लो इक्वेशन, चलो भाई डन है, ये इक्वेशन दोनों के याद रहेंगे, बहुत इजी है। देखो V2 डैश में 2m1 m1 प्लस m2 V1, यहाँ सब्सट्रैक्शन वाला टर्म सेकंड रखेंगे और V1 में सब्सट्रैक्शन वाला टर्म आगे रखेंगे, और कोई V1 V2 तो सेम, मास का डिफरेंस वाला टर्म आगे V1 में और V2 में पीछे। दूसरा टर्म क्या है 2m1 वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 2m2, V2 के साथ m2, V1 के साथ m1। बहुत इतना खतरनाक जितना दिखता है ना उतना है, धीरे धीरे एकदम पोपलू लगेगा। आगे जाए तो इसी के साथ डिस्कशन तो हमारा हो गया पूरा। अब हम कुछ स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। स्पेशल केस नंबर 1, इफ
m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। जो दो बॉडी कोलाइड हो रही है इलास्टिकली, उन दोनों का मास क्या है, सेम है। क्या है, सेम। तो क्या होगा, तो ये होगा। चलो देखते हैं। v1 डैश का इक्वेशन क्या था भाई, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू m रख दो भाई, तो यहाँ तो m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे m रखेंगे तो 2m डिवाइड बाई 2m, ये m, और नीचे m प्लस m 2m 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 कट, क्या बचेगा, और ये क्या है अपना v1। दैट्स मीन v1 डैश की वैल्यू किसके जितनी हो जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम किसके लिए बात करेंगे, इसकी बात करेंगे v2 डैश की। तो v2 डैश का इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, सब्सट्रैक्शन पीछे, तो यहाँ पे 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू, अब यहाँ पे सेम टू सेम m रख दो, तो 2m कट, क्या बचेगा यहाँ पे, क्या है, ओके। इधर m1 माइनस m2 था, राइट, कोई दिक्कत। चलो तो यहाँ m1 माइनस m2, चलो डन है भाई, ये सही है। चलो कोई बात नहीं, आपने बताया ये, निकला ये, लेकिन बात तो सही थी। कंपनसेट कर लेते हैं, बीच में लिपटा लेंगे। चलो ये हो गया 2m और नीचे 2m, क्या हो जाएगा भाई, ये v1 और ये mm रखेंगे, क्या हो जाएगा 0। तो v2 डैश की वैल्यू क्या हो गई, v1। डन है भाई। ये सबसे हमें क्या पता चला, तो हमें ये पता चला मेरा मास m1 जा कितनी स्पीड से रहा था, v1, और मेरा m2 जा कितनी स्पीड से रहा था, टकराने के बाद मेरे m1 की स्पीड क्या हो गई, v1 डैश, और v1 डैश कितना हो गया, v2। मतलब जो इसकी स्पीड थी वो किसकी हो गई, ये मेरा m1, और जो मेरा m2 था उसकी स्पीड कितनी थी, v2 डैश, और वो कितनी हो गई। बात समझ रहे, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, मान लो इनिशियली v2 0 था स्टेशनरी, और आपने इसको 20 जितनी वेलोसिटी से फेंका, कितने से, v1 इज इक्वल टू v। तो जैसे ही टकराएगा तो ये m1 था वो किसकी वेलोसिटी अटेंड करेगा, v2 की, कितनी हो जाएगी, और ये जो v थी वो किसकी हो जाएगी, मतलब वो जो हमने इनिशियली वीडियो देखा उसके जैसा हुआ, हाँ हुआ। मतलब एक स्टेशनरी और दूसरा v वेलोसिटी से गया, इलास्टिक कोलिजन हुआ, हेड टू हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड टू हेड इलास्टिक कोलिजन। तो पहला वाला रुक जाएगा और दूसरा वाला उतनी स्पीड से चल जाएगा। ये तो सर पास ऑन वाली सिस्टम हुई है ना, वो अपने खो खो खेलते हैं ना, हाँ वो बैठा है, मैं दौड़ा, ये टच किया, वो दौड़ने लगा, मैं बैठ गया, बरोबर है। अब बात नंबर 2, कोलिजन तो ऐसा भी होता है कि इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा मान लो स्टोन है, और उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर आके इलास्टिक कोलिजन किया, तो बड़ा पत्थर हिलेगा, नहीं हिलेगा। हिलना किसको पड़ेगा, छोटे वाले को। तो बड़े वाले पत्थर की वेलोसिटी पहले भी 0 और बाद में भी। क्या ये इक्वेशन वेरीफाई कर सकता है ये चीज, लेट्स सी। केस नंबर 2, वहां पे जो हमारा बॉडी 1 है वो बॉडी 2 से बहुत छोटा है। तो अगर फिजिक्स में कोई क्वांटिटी बहुत छोटी है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में उसको क्या मान सकते हैं, 0। चलो v1 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। v1 डैश क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, v1 प्लस 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस, और यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको m1 की वैल्यू नियरली क्या ले लेनी है, 0। उसके कंपेयर में बहुत छोटा है तो 0 मान सकते हैं, है ना। वो ऐसी बात हुई, मेरे इससे 1 करोड़ रुपया लेना बाकी था, उसने मेरे को
99,99,99,000 दे दिया, या तो 990 दे दिया, 10 रुपये की चाय पी गया, तो मैं झगड़ा करूँगा? जा भाई जा, जीरो के बराबर है। तो ऐसी बात हुई, ये बहुत ज़्यादा भारी, ये बहुत ज़्यादा लाइट, तो M1 क्या होगा, M2 के कंपैरिजन में यू कैन कंसीडर, है ना, थियोरिटिकली कंसीडर जीरो कर सकते हैं, तो कर दो। चलो M1 जीरो करूँगा तो V1 डैश क्या हो जाएगा भाई, ये जीरो, तो -M2 डिवाइड बाई M2, मतलब क्या हो जाएगा, -V1। अरे समझ में आई बात? ये जीरो, -M2 प्लस M2 कैंसल, तो क्या बचेगा, -1 इंटू V1, और यहाँ M1 जीरो करेंगे तो 2M2 डिवाइड बाई M2, M2 कट के आ जाएगा 2। ये उसकी छोटे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हुई, जो लाइट ऑब्जेक्ट है ना M1, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उतनी, वो तो नहीं, टकराने के बाद कुछ तो वापस आएगा, कितनी वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से। अब हम बड़े वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिस्कस करते हैं, V2 डैश, भारी वाला M2, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखो पहले, तो फॉर्मूला क्या होगा अपना, 2M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू, चलो अब यहाँ पे रख दो M1 की वैल्यू जीरो, ये जीरो रखूंगा तो ये पूरा जीरो M1, और यहाँ पे M1 जीरो रखो, क्या होगा देखो, तो ये जीरो रखूंगा, ये तो M2 बाई M2 क्या हो जाएगा 1, तो प्लस क्या होगा V2, और ये क्या है V2, मतलब V2 डैश की वेलोसिटी में काई फर्क पड़त, जितना पहले था उतना ही। अगर मान लो इफ V2 इज इक्वल टू, मतलब रुका हुआ था, तो बाद में भी क्या होगा भाई, ये है फिजिक्स और मैथमेटिक्स की ब्यूटी, है ना, बता रहा है ना इक्वेशन, जो जैसी चीज़ है वैसे ही बताएगा। डन है, तो इसी के साथ इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट होता है, 2 मिनट की इन इलास्टिक कोलिजन की बातें इतने में ही खत्म करूंगा, बहुत ज़्यादा जगह लेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन, तो ऊपर ऊपर से मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, तो लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो क्या होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट की कुछ काइनेटिक एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट की बॉडी के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सर बात बहुत, सेंटेंस बहुत अच्छा था, लेकिन मज़ा आया ऐसे, देखो कैसे, ऐसे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। मान लो मैंने एक गोली चलाई, अच्छी गोली बनाता हूँ राइट, मैंने गोली चलाई, उसका मास कितना था M1, और वेलोसिटी कितनी थी भाई V1 वेलोसिटी से मैंने उसको मारा, और सामने एक बहुत ही बड़ा वुडन ब्लॉक था, क्या था, दिख रहा है वुडन ब्लॉक, हाँ दिख रहा है, और ये क्या है M2, M1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा वुडन ब्लॉक है। अब ऐसे गोली मारूंगा तो ये घुस जाएगी गोली, सही बात है ना, होगा क्या, तो घुस जाएगी, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो ये होगा, ये मेरा वुडन ब्लॉक राइट। पहले मान लो इसका M2 और उसकी वेलोसिटी क्या है V2, वो हम बाद में लिखेंगे कि वो खड़ा था, जीरो है, लेकिन अभी जनरली V2 है। अब जैसे ही ये गोली यहाँ जाएगी, ओके, दूसरा क्या है, ये V1 ग्रेटर देन क्या है, तभी ब्लॉक तक पहुँच पाएगी। तो होगा क्या, ये ब्लॉक, ये गोली आएगी आएगी आएगी, पहले ब्लॉक के जैसे ही कोलाइड होगी, फिर ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी, जब तक, ओके, ब्लॉक के अंदर घुसेगी घुसेगी घुसेगी, जब तक काइनेटिक एनर्जी घुसेगी, फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाने के बाद इस ब्लॉक के अंदर कहीं बीच में आके क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, लेकिन उसकी कुछ एनर्जी ब्लॉक के इंटरनल एनर्जी में चली गई, लेकिन कुछ एनर्जी ब्लॉक को मिलेगी, ब्लॉक ऐसे टकरा के पीछे नहीं जाएगा, थोड़ा जाता है ना, तो ब्लॉक और गोली दोनों साथ में चलना चालू कर देंगे v जितने वे स्पीड से, अब दोनों का स्पीड एक हो जाएगा, गोली और ब्लॉक दोनों साथ में चलेंगे, सही बात ही है ना भाई, गोली ब्लॉक, गोली आई, गोली फंस गई, अब गोली और ब्लॉक दोनों आगे जा रहे हैं, तो क्या दोनों की अलग अलग वेलोसिटी,
दोनों की v। तो गोली का मास कितना भाई? गोली का मास m1 और ब्लॉक का मास, ओके मैंने बोला था कोलिजन कोई भी टाइप का हो, लीनियर मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व। लगा सकते हैं, लगाते हैं, लगाए ना भाई। मैंने जैसे बोला था मैं इतने में ही खत्म करूंगा तो इतने में ही करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे एडजस्टमेंट करना पड़े तो कर लूंगा। डन है भाई? बोला मीन्स बोला। चलो भाई, टोटल लीनियर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? ये तो कंजर्व होगा ही कि नहीं होगा? इज कंजर्व्ड। तो चलो इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। तो ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2, और फाइनली मोमेंटम m1 वाले की वेलोसिटी v1, m2 वाले का भी, तो v कॉमन, तो क्या लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 इंटू, और v क्या है? कॉमन वेलोसिटी। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि एक गोली थी, ब्लॉक पे चलाई, और ब्लॉक आफ्टर कोलिजन ब्लॉक और गोली कितनी स्पीड से आगे जाएंगे, तो v कितना होगा वो, तो वो इतना होगा। v का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू m1v1 प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस, तो बस ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस केस से आता है, राइट है, इजी है ये। फॉर्मूला ना याद रखो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, डन है। हाँ, अगर आप v2 को 0 कंसीडर करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वेलोसिटी आए वो उसके बाद दोनों की आ जाएगी। इन जनरलाइज, मेरा केस कैसा है? इन जनरलाइज। फिर जो प्रॉब्लम आपके सामने जैसी सिचुएशन हो वैसी वैल्यू डालो, डन है। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो एक 5 मिनट की बात कर लूँ? नहीं है सही में? घर वालों को, घर वाले मेरे को कुछ बोलेंगे तो नहीं ना? अगर कुछ बोले तो टीचर्स डे के नाम पे स्टोरी सुना देना कि सर बहुत भावुक हो गए थे और अपनी कहानी बता रहे थे, आंसू आने वाले थे, ऐसा कुछ बोल देना, बरोबर है? लेकिन मेरा अच्छा अच्छा बोलना। ऐसा मत बोलना क्या टीचर है, 5-5 मिनट करके आधा घंटा खींच देता है, ऐसा नहीं बोलना हो। मेरे को पता ना चले अगर बोलो तो भी दुख होता है ना, इंसान हूं ना यार। लास्ट एक बात कर लेते, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, मेरा एंड हो जाए ना चैप्टर यार। इलास्टिक, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं लेकिन आ सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, बहुत सिंपल सी बातें करने वाला हूँ, बड़ी बातें नहीं करूँगा। ये वाई एक्सिस है मेरी और ये मेरी एक्स एक्सिस है। मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास m2 है, कितना है? और यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास m1 है। भाई बातें नहीं, ये m1 बॉडी v1 वेलोसिटी से आगे आ रही है, ओके। और मान लो ये जो v2 है उसकी m2 की वेलोसिटी v2 है, वो कितनी है? 0 है। नॉर्मलाइज केस है ना, यहाँ पे लिख देते हैं अपने कि मास m1 वेलोसिटी v1 एंड मास m2 वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू, मतलब खड़ा है ये, इसको कुछ लेना देना नहीं है। अब ये आके ऐसे टकराएगा, मान लो सर्टेन एंगल पे टकराएगा। कैरम खेलते है ना, तो कैरम खेलते ऐसे वो जाके टकराया, हमने हमारा स्ट्राइकर ऐसे गया और वो कैरम वाली जो स्ट्राइक वो ऐसे गई, ऐसे, ऐसा होता है। तो ये 2D वाला केस हुआ। तो मान लो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? तो मेरा जो ऑब्जेक्ट m1 वाला बॉडी था, कौन सा वाला? वो v1 वेलोसिटी से, v1 डैश वेलोसिटी से यहाँ गया, बरोबर है। और मेरा जो m2 वाला ऑब्जेक्ट था, ये वाला, ये थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया, ये v2 डैश जितनी वेलोसिटी से यहाँ आ गया, डन है भाई। ये m1 आ रहा था, इससे स्ट्राइक हुआ m1 v1 डैश, क्योंकि वेलोसिटी अब सेम नहीं रहेगी। m1 की v1 वेलोसिटी थी तो वो v1 डैश हो जाएगी, m2 की अगर v2 थी तो वो v2 डैश हो जाएगी। वो हमने हमारे केस में v2 को 0 माना है, बरोबर है। लेकिन इन जनरल वो v2 क्या हो जाएगा? डैश, वो 0 से कुछ और हो जाएगा, मतलब 0 तो रहेगा। तो ये भी इलास्टिक कोलिजन, तो कौन कौन से लॉ लगा सकते हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो लीनियर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं भाई? बस इक्वेशन लिखने और कुछ करना, कोई डेरिवेशन नहीं करना है।
लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं अपने m इंटू वैक्टर v1, क्योंकि अब 2D आ गया तो आई हैव टू मेंशन वेक्टर इज इक्वल टू, ओके इसका m1 है। अब मैंने m2 v2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि v2 मेरा क्या है, 0 है, इसके लिए लिखने की ज़रूरत। इनिशियल मोमेंटम मेरा इतना ही होगा कि m1 v1 यही सिस्टम का मोमेंटम, और फाइनल क्या हो जाएगा, m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2, ये डन हो गया। अब उसका वेक्टर का कंपोनेंट डाल दो, लेट्स रिजॉल्व, लेट्स राइट डाउन x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट में ये वेलोसिटी x ही डायरेक्शन में है, तो x कंपोनेंट यहाँ लिखने जाए तो ये क्या लिख सकते हैं, m1 v1 डन है, इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये v1 वाला x एक्सिस से थीटा 1 एंगल से ऊपर गया और ये कितने एंगल से नीचे गया, थीटा 2। तो v1 का x कंपोनेंट क्या होगा, v1 डैश कॉस थीटा, सही बात है। तो हम यहाँ पे m1 तो m1 ही रहेगा, लेकिन v1 डैश वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा, v1 कॉस, कोई दिक्कत, प्लस ऐसे ही m2, और v2 डैश का x कंपोनेंट पॉजिटिव ही रहेगा x यहाँ पे, तो वो कितना होगा, v2 डैश कॉस थीटा 2, डन है। तो m2 v2 डैश कॉस थीटा, ये हुआ आपका एक इक्वेशन, कोई दिक्कत। अब इसी का क्या लिखेंगे, y कंपोनेंट लिख सकते हैं ना भाई। लेट रिजॉल्व दिस सेम वेक्टर फॉर्म इन अ y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये वाली वेलोसिटी v1 का y कंपोनेंट क्या होगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इनिशियली, डन है। और अब यहाँ आते हैं फाइनली को आफ्टर कोलिजन, तो m1 का v1 डैश का y कंपोनेंट है, कितना होगा, अगर ये थीटा 1 है तो साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं m1 v1 डैश साइन थीटा 1, कोई दिक्कत, यहाँ पे डैश प्लस m2 का कंपोनेंट क्या होगा, ओके अब v2 वेक्टर यहाँ है तो x कंपोनेंट यहाँ, लेकिन y कहाँ होगा, नीचे, नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो यहाँ कौन सी साइन रखनी चाहिए, माइनस m2 v2 डैश साइन थीटा 2, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड लास्ट वन इज, क्योंकि ये इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, तो लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर का कोई लेना देना, सीधा इक्वेशन बन जाएगा। पहला क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और उसका तो 0 वेलोसिटी है तो वो टर्म रहेगा, इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ये कितने हुए, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन बने। अगर इस प्रॉब्लम, अगर ये वाली प्रॉब्लम अगर उनको एग्जाम में पूछनी है तो उनको क्या क्या देना पड़ेगा, तो पहले देखिए यहाँ पे अननोन वेरिएबल का लिस्ट बनाइए, अननोन वेरिएबल जो आपको पता नहीं है। तो देखो यहाँ पे मुझे v1 डैश v2 डैश नहीं पता, थीटा 1 एंड थीटा 2 नहीं पता, वो कोलिजन पे डिपेंड है ना, कितने एंगल पे जाएगा वो। तो अननोन वेरिएबल्स कौन कौन से रहेंगे भाई, v1 डैश v2 डैश थीटा 1 एंड थीटा, 4 वेरिएबल है और हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, पहला, दूसरा और, तो हम मैथ्स जानते हैं जितने वेरिएबल हो उतने इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ 3 इक्वेशन है और वेरिएबल 4 है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब वो एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू आपको दे दे, डन है। तो उसका अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आई तो दे विल गिव वैल्यू ऑफ वन अननोन वेरिएबल, वो कुछ भी दे सकते हैं इस 4 में से, बरोबर। तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो गए, बाकी आपको m1 m2 v1 v2 पता है, डन है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर, और ये हुआ कोलिजन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। कोई डाउट, घर पे जाके अच्छे से इक्वेशंस याद रखेंगे, थियरी भले ही याद ना रहे, फाइनल थियरी इसके लिए करते हैं क्योंकि हमें फील आए, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें सब कुछ दिखे,
है ना। तो अब हमारा काम है कॉन्सेप्ट पावरफुल करो, फॉर्मूला प्रिपेयर करो और न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्टार्ट करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।